Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Civil Procedure 1908 and Limitation Act 1963. And next question is, who is an indigent person? Indigent person कौन है, उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे एक इंडिजेंट पर्सन जो है कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। अब इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? निर्धन व्यक्ति, निर्धन इंसान जिसके पास कोर्ट फीस देने तक के पैसे नहीं है। क्या वो कोर्ट में जा सकता है? अगर वो कोर्ट में जा सकता है तो उसका प्रोसीजर कैसे है, ये कैसे डिसाइड होगा कि कोई पर्सन निर्धन है, निर्जल है, उसके पास जो है पैसे नहीं है, अपना सूट लगाने के, ज़रूरतमंद है, दरिद्र है, निर्धन है। और इसके लिए क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहाँ पे भी आर्टिकल 21 के अंडर जो फ्री लीगल एड का कंसेप्ट है। अगर जस्टिस जो है इसलिए नहीं, जस्टिस मिलना ज़रूरी है और पैसे के अभाव में किसी को जस्टिस ना मिले तो ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट के भी अगेंस्ट है। तो इंडिजेंट पर्सन को किस तरीके से जहाँ पे ये एग्जम्पशन दी गई है कोर्ट फीस से, ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू गेट इन्फोर्स हिज राइट्स वेदर ही मे बी पुअर पर्सन। तो हर एक इंसान को अपने राइट की इन्फोर्समेंट का राइट है, और चाहे वो गरीबी पर्सन क्यों ना हो। द प्रोविजन हैज़ बिन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ द जस्टिस फॉर द वांट ऑफ मनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी ये प्रोविज़न है कि किसी भी पर्सन को न्याय से दूर नहीं किया जा सकता सिर्फ कि उसके पास पैसे की कमी है। इन द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 द प्रोविज़न हैज़ बिन मेड टू इनेबल द पुअर मैन टू गेट जस्टिस। तो इसलिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जो है एक पुअर पर्सन को भी न्याय मिलने के लिए सारे प्रावधान किए गए हैं। प्रोविजन हैज़ बिन मेड अंडर ऑर्डर 33 रिगार्डिंग सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन। तो ऑर्डर 33 के अंदर जो है इंडिजेंट पर्सन कैसे सूट फाइल कर सकता है, कैसे बेनिफिट ले सकता है एज एन इंडिजेंट पर्सन, ये यहाँ पे बताया गया है। हु इज इंडिजेंट? द रूल 1 ऑर्डर 33 ऑफ द कोड प्रोविजन हैज़ बिन मेड दैट इवन एन इंडिजेंट पर्सन कैन फाइल अ सूट। तो प्रोविजन यहाँ पे एक निर्धन व्यक्ति भी सूट फाइल कर सकता है। इन इट्स एक्सप्लेनेशन द वर्ड इंडिजेंट पर्सन हैज़ बिन डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस इंडिजेंट पर्सन मीन्स सच पर्सन who does not have any sufficient reason who does not have sufficient resources to pay the fee as specified by law to file any suit except the property attached by any decree of the court or any disputed property। तो पहली बात यहाँ पे ये बताएगी कि ऐसा पर्सन इंडिजेंट पर्सन बोला जा सकता है जिसके पास सफिशेंट रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो फीस जो लॉ ने डिसाइड कर रखी है किसी फाइल के लिए वो पे कर सके, ठीक है। लेकिन सफिशिएंट रिसोर्सेज में वो प्रॉपर्टी नहीं आती है जो कि अटैच कर ली है कोर्ट ने, या वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी सफिशिएंट रिसोर्सेज में नहीं आएगी। जो प्रॉपर्टी उसके पास है लेकिन उस पर ऑलरेडी केस चल रखे हैं तो वो ना तो उसको बेच सकता है ना वहाँ से पैसे कलेक्ट कर सकता है, तो फिर वो सफिशिएंट रिसोर्सेज में नहीं आएगा। दूसरा, वेयर द फी इज नॉट स्पेसिफाइड हु डज नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू मोर देन 1000 रुपीज़। अगर फीस वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है लॉ में तो उसके पास हु डज नॉट हैव प्रॉपर्टी 1000 की ज़्यादा वैल्यू से उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट द प्रॉपर्टी अटैच बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी है और वो अटैच बाय कोर्ट है और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो फिर ऐसा वो प्रॉपर्टीज़ में नहीं काउंट होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, एक उसके पास अगर सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है और अगर फीस स्पेसिफाइड नहीं कर रखी है तो उसके पास 1000 से ज़्यादा की वैल्यू की प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो उस कंडीशन में वो जो है एज ए इंडिजेंट पर्सन कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है अगर उसके लीगल राइट्स की वायलेशन अगर हुई है तो। द वर्ड पर्सन हैज़ मैंशन इन द रूल 1 इंक्लूड द ज्यूरिस्टिक पर्सन ऑल्सो। तो आपको पता है कि पर्सन 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन, या फिर नेचुरल पर्सन और ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो ज्यूरिस्टिक पर्सन भी इसमें आते हैं। तो कंपनी, आइडल्स, एसोसिएशन, फर्म्स, ये सारे अपने आप में ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं और ये भी एज अ इंडिजेंट पर्सन जो है सूट फाइल कर सकते हैं। जोगेश चंद्र बैरा वशिष्ठ श्री ईश्वर ब्रिज राज जी ठाकुर, ये है 1981 कोलकाता हाईकोर्ट ने ये बोला। सिमिलरली अ पार्टनरशिप A firm can also bring a suit in the capacity of the indigent person. Messrs Nand Kishore Mohanlal
वर्सेस मैसेज झुंझुनवाला एंड द कंपनी AR 1990 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पर्सन का ही दिवालिया नहीं निकलता है, सम टाइम एक पार्टनरशिप फर्म भी जो बिजनेस करती है वो इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया निकल जाता है, उनके पास किसी भी तरीके का कोई रिसोर्सेस नहीं है, तो एक फर्म भी जो है एज ए इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर सकती है। द वर्ड सफिशेंट मीन्स डू नॉट मीन्स प्रॉपर्टी। तो सफिशेंट मीन्स का मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट इंक्लूड सच रिसोर्सेज अपॉन विच लिवलीहुड ऑफ द पार्टी एंड द फैमिली डिपेंड। तो सफिशेंट सोर्सेस में जो है उसकी आजीविका के जो साधन आते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। ठीक है जी। OP नीलम हॉजरी वर्क्स वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AR 1994 में ये बताया गया, व्हेन एनी वर्कमैन वुमेन इज पुअर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ हर हस्बैंड इज वेरी वीक and no sufficient means exist for the maintenance of his family, institute a suit by a woman as an indigent person was considered proper. Fatimonnisa Begum versus Himavanti AR 2000 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई वुमेन है, बड़ी गरीब है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, हस्बैंड की कंडीशन बहुत ख़राब है, सफिशेंट मीन्स नहीं है फैमिली को मेंटेन करने के लिए, तो अगर कोई वुमेन सूट फाइल करना चाहती है एज ए इंडिजेंट पर्सन तो उसको कंसिडर किया जाना चाहिए। It is to be noted that for the purpose of filing a suit in the capacity of an indigent person, the property of father has not been included in the property of minor. तो अगर इंडिजेंट पर्सन किसी ने सूट फाइल करना है तो माइनर जो फादर की प्रॉपर्टी है उसको माइनर की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। कपिल वर्सेस डॉक्टर शिव मंगल अवस्थी AR 2001 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का केस है। तो इट मीन्स कि जो इंडिजेंट पर्सन है उसके जो सफिशेंट मीन्स जो हैं वो अलग अलग किस्म के हो सकते हैं। उसकी लिवलीहुड उसके सफिशेंट मीन्स नहीं है। ठीक है जी। और जो है फादर की प्रॉपर्टी को भी जो है माइनर की सफिशेंट मीन्स नहीं माना जा सकता सफिशेंट माइनर के लिए। प्रोसीजर फॉर द फाइलिंग अ सूट, तो रूल 1, 2, 3, 4 ऑफ द ऑर्डर 33 जो है अब बताता है प्रोसीजर कि कैसे आप एज एन इंडिजेंट पर्सन जो है एक गरीब व्यक्ति के तौर पे सूट फाइल कर सकते हैं। द पर्सन हु वांट टू फाइल अ सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट इन विच ही हैज़ टू स्टेट द पर्टिकुलर द सूट। तो अगर किसी पर्सन ने एज ए इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना है तो उसको कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी है और सारे पर्टिकुलर्स जो है वहाँ पे स्टेट करने हैं। Along with this, the applicant will have to state the particular of his movable immovable property with values. इसके अलावा एप्लीकेशन तो लगानी है, उस एप्लीकेंट को जो कि एज एन इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर रहा है उसको अपनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की सारी डिटेल बतानी है और साथ में उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू भी बतानी है। सच एप्लीकेशन विल बी साइंड एंड वेरीफाइड इन द सेम वे इन द प्लेंट फॉर केस। तो ये एप्लीकेशन वैसे ही लगाई जाएगी जैसे एक नॉर्मल इंसान प्लेंट लगाता है। Such application will be submitted by the applicant himself and in the case his presence has been exempted then will be submitted by his authorized agent. ये एप्लीकेशन खुद प्लेंटिव एप्लीकेंट खुद लगाएगा और अगर उसकी प्रेजेंस को वहाँ पे एग्जम्प्ट किया गया है तो उसके बिहार पे कोई भी उसका ऑथराइज एजेंट उस एप्लीकेशन को लगा सकता है। When such application submitted, the inquiry whether he is poor or not will be conducted by the ministerial officer of the court. तो जैसे ही एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कोर्ट जो है ये इंक्वायरी करेगा कि सच में वो गरीब है या नहीं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करेगा और कौन करेगा, कोर्ट का मिनिस्ट्रियल ऑफिस जो होता है, कोई क्लर्क हो सकता है या कोई भी स्टाफ, कोर्ट का जो स्टाफ होता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, वो उसकी इंक्वायरी करेगा। सच एप्लीकेंट विल बी एग्जेम्प्टेड बाय द कोर्ट अकॉर्डिंग टू दिस permission may be withdrawn on the application of the defendant or the government advocate by giving notice of 7 days to the plaintiff on the following ground. तो उसकी ये जो एप्लीकेशन में जो इसकी परमिशन है इसको विड्रॉन कर सकता है कोर्ट अगर ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। द कंडक्ट ऑफ द प्लेंटिव हैज़ बीन इम्प्रॉपर एंड वैक्सेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सूट। तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है जो एज एन इंडिजेंट पर्सन जो एप्लीकेशन फाइल की गई है उसको विड्रॉ कर सकता है अगर प्लेंटिव का कंडक्ट जो है ठीक नहीं है और वैक्सेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सूट है, अहितकारी है कोर्ट उस सूट के दौरान। द प्लेंटिव हैज़ सफिशिएंट रीजन देयरफॉर ही शुड नॉट बी ट्रीटेड एज इंडिजेंट। दूसरा, उस कंडीशन में उसकी इस परमिशन को जो है विड्रॉन किया जा सकता है जब प्लेंटिव जो है उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं
तो उसको एज ए इंडिजेंट पर्सन ट्रीट नहीं किया जाएगा। दैट एनी पर्सन हैज़ अर्नड हिज इंटरेस्ट इन द सूट अंडर सम एग्रीमेंट, या फिर किसी पर्सन ने उस सूट के अंदर जो है अपना इंटरेस्ट जो है ले लिया है एग्रीमेंट के थ्रू, तो उस कंडीशन में कोर्ट जो है इस परमिशन को कैंसिल भी कर सकता है कि वो एज एन इंडिजेंट पर्सन जो सूट को चलाए। बाबू वर्सेस भानुमति मेनन एआई 2005 केरला हाईकोर्ट का केस है। इन दिस द कोर्ट हैज़ नॉट परमिटेड द फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द कोर्ट एज एन इंडिजेंट पर्सन बिकॉज द प्लेंटिफ डिड नॉट गिव फुल पर्टिकुलर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। तो इस केस में जो है कोर्ट ने जो है परमिट नहीं किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, क्योंकि उस प्लेंटिव ने अपनी फुल डिटेल वहाँ पे प्रॉपर्टी की नहीं बताई थी। एंड द प्लेंटिव डिड नॉट शो वेदर ही इज़ विलिंग टू पे द आउटस्टैंडिंग परचेज प्राइस, और ना ही उसने ये बताया था कि वो आउटस्टैंडिंग परचेज प्राइस है उसको पे करने के लिए इच्छा रखता है या नहीं। रिकवरी ऑफ द कोर्ट फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो कोर्ट फीस जो एज एन इंडिजेंट पर्सन को जो है एग्जेम्प्ट की गई है ड्यू टू, क्योंकि वो इंडिजेंट पर्सन है नहीं, तो उसको कोर्ट फीस माफ़ की जाएगी। ये कब क्या ये रिकवर की जाएगी, जो यहाँ पे बताया गया, इट इज़ टू बी नोटेड हियर दैट द कोर्ट फी इज टू बी पेड इवन इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल सूट बाय द इंडिजेंट पर्सन, प्रोविजन हैज़ बीन मेड इन रिगार्ड टू अंडर द रूल 10 नोट 11। तो कोर्ट फीस तो एक इंडिजेंट पर्सन को भी पे करनी पड़ेगी। इट मीन्स इंडिजेंट पर्सन को कोर्ट फीस एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो उसको कोर्ट फीस पे करनी है। फिर कब करनी है, वे द प्लेंटिव हैव रिमेन सक्सेसफुल इन द सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन ही विल हैव टू पे कोर्ट फीस, सच फी विल बी फर्स्ट चार्ज ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब जो प्लेंटिव जो कि एज एन इंडिजेंट पर्सन कोर्ट में केस फाइल किए हुए है एज ए निर्धन व्यक्ति, तो अगर वो सूट में जीत जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो फिर उसको कोर्ट फीस पे करनी है, और ये चार्ज हो जाएगा मेन सूट पे। मीन्स कि जब तक कोर्ट फीस पे नहीं होगी, उसकी जो डिक्री उसको मिली है उसके फेवर में उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कोर्ट फी विल बी पेबल बाय द प्लेंटिव, और इन सिचुएशन में भी प्लेंटिव को जो है कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। व्हेन द प्लेंटिव रिमेन अनसक्सेसफुल इन द सूट, अगर प्लेंटिव उस सूट में हार जाता है तो उसको कोर्ट फीस पे करनी है। जीत जाता है तब भी करनी है, हार जाता है तब भी करना है। इट मीन्स कि आप सूट केस हार गए तो इट मीन्स कि आपने कुछ गलत किया हो तभी हारे हैं, ये मानती है कोर्ट। इफ़ ही डज नॉट रिमेन पुअर, अगर वो गरीब नहीं रहता है, अब अगर वो केस को विड्रॉ कर लेता है, इफ़ हिज सूट इज रिजेक्टेड ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस और ऑर्डर फीस, अगर उसका सूट जो है इस बात पे जो है रिजेक्ट हो जाता है कि उसने कोर्ट फीस पे नहीं की है। इफ़ द सूट कम टू एन एंड ड्यू टू द डेथ ऑफ द पार्ट प्लेंटिव, अगर प्लेंटिव की डेथ हो जाती है, सूट फिनिश हो जाता है, इन सभी कंडीशन में कोर्ट फीस तो उसको भी पे करनी पड़ेगी अगर वो हार भी गया है तो जब तक सूट चल रहा है और कोर्ट उसको इंडिजेंट पर्सन मान लेती है, तो जब तक सूट चल रहा था तो उसको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये सूट वो जीतता है या हारता है, दोनों कंडीशन में उसको कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। अंडर ऑल द अबव कंडीशन द कोर्ट फीस हैज़ टू बी पेड, बट इट कैन बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, जुल्फिकार हुसैन वर्सेस स्टेट उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोली कि कोर्ट फीस तो ली जाएगी, बट ये कब ली जाएगी, जब प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।